तो दोस्तों, जहां एक तरफ सुपरमैन और बैटमैन ही लोगों के लिए सुपर हीरोज माने जाते थे, वो तब मार्केट में एक ऐसा सुपर हीरो आया जिसे कोई जानता तक ना हो, लेकिन आज पूरी दुनिया उसकी फ़ैन बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन की, जिसके दम पे आज पूरा मार्वल यूनिवर्स खड़ा है। आयरन मैन मूवी बहुत लोगों ने देखी है, लेकिन फिर भी ये मूवी कुछ लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए मैं आज ये मूवी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है टोनी स्टार्क नाम के एक साइंटिस्ट की, जिसने काफ़ी कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। उसके पिता हावर्ड स्टार्क यूएस मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। जब टोनी 21 साल का था तब उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद कंपनी के मैनेजर ओबाडायन स्टेन ने मिलकर उस कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी ली। लेकिन कुछ साल बाद टोनी वापस आया और उसने अपने स्टार्क इंडस्ट्रीज को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। टोनी एक गैर जिम्मेदार इंसान था, जिसकी वजह से ओबाडायन स्टेन उस पर हमेशा चिढ़ता था। एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है, जहां मिलिट्री को वो अपना जेरिको मिसाइल का डेमो दिखाता है। वहां से लौटते वक्त टोनी पर एक आतंकवादी हमला होता है, जिनसे बचते हुए टोनी एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन वहां उसी की कंपनी का एक मिसाइल आके गिर जाता है, जिसके ब्लास्ट होते ही उसके टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं। जब टोनी को होश आता है तब वो खुद को एक गुफा के अंदर पाता है, जहाँ पर उसका इलाज जेनसिन नाम का एक व्यक्ति कर रहा था। जेनसिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे सीने से कुछ टुकड़े निकाल लिए हैं, लेकिन कुछ टुकड़े तुम्हारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे, इसलिए मैं उन्हें नहीं निकाल पाया। इसलिए जेनसिन ने उसके चेस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया, ताकि वो टुकड़े उसके दिल की तरफ ना बढ़ पाए। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। जेनसिन उसे बताता है कि वो आतंकवादियों की एक ऐसी गुफा में कैद है जहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता। आतंकवादियों ने उसे इसलिए किडनैप किया था ताकि वो उसे जेरिको मिसाइल बना के दे, इसके बदले में वो उसे छोड़ देंगे। लेकिन टोनी जानता था कि वो उन्हें मार डालेंगे, इसलिए वो वहाँ से भागने के जुगाड़ में लग गया। उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के कई हथियार मौजूद थे, जो कि इलीगल तरीके से वहाँ पर लाए गए थे, जिसकी मदद से टोनी एक गैजेट बनाता है जिसका नाम आर्क रिएक्टर होता है। वो एक इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला गैजेट होता है। टोनी के पिता हावर्ड ने वो गैजेट बहुत बड़ा बनाया था ताकि उनकी कंपनी को पावर मिल सके, लेकिन टोनी उस गैजेट को काफ़ी छोटे लेवल पर बनाता है ताकि वो कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। ये आर्क रिएक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो कई सालों तक उसके चेस्ट के इलेक्ट्रिक मैग्नेट को चला सकता था। उसने आर्क रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो उसके साथ एक मैकेनिकल आर्मर तैयार करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उन आतंकवादियों को टोनी पर शक हो जाता है और वो उसे मारने वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन जेनसिन अपनी जान दांव पे लगा के टोनी को बचाता है। टोनी उनके कई सारे हथियार तबाह कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दूर एक रेगिस्तान में आके गिर जाता है और उसका सूट भी वही टूट जाता है। फिर उसका दोस्त जेम्स रोज उसे वहाँ से बचाता है। वो उसे ढूंढकर वापस न्यूयॉर्क लाता है, जहाँ पर टोनी सबके सामने ये अनाउंस करता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब हथियार बनाना बंद कर देगी, क्योंकि इन हथियारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से ओबाडायन स्टेन और सभी कंपनी वाले टोनी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन टोनी अपनी ज़बान पे कायम था और वो वेपन्स के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन टोनी अपने छोटे आर्क रिएक्टर के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता। अब टोनी ज़्यादा पावरफुल आर्क रिएक्टर अपने चेस्ट में लगाता है। अब टोनी एक नया आर्मर बनाता है ताकि वो इससे अपनी प्रोटेक्शन और बुरे लोगों का सफाया कर सके। कुछ दिनों बाद टोनी एक इवेंट में जाता है, जहाँ पर उसे एक रिपोर्टर से पता चलता है कि उसके हथियार अभी भी इलीगली बेचे जा रहे हैं, जिससे वो गरीब लोगों पे जुल्म कर रहे थे। तो टोनी अपना नया आर्मर पहन के अफगानिस्तान के गांव में जाता है। वहाँ वो उन लोगों को मार के उनके हथियार तबाह करके गांव के लोगों को बचाता है। अब हमें ओबाडायन स्टेन दिखाया जाता है, जो उन लोगों के पास गया था जिन्होंने टोनी को किडनैप किया था। एक्चुअली टोनी को किडनैप करने के लिए ओबाडायन स्टेन ने ही बोला था, लेकिन उन आतंकवादियों ने ओबाडाया को ही धोखा दे दिया, इसलिए ओबाडाया उन लोगों को मार देता है और टोनी का आर्मर और डिज़ाइन वहाँ से ले जाता है। उधर टोनी अपने असिस्टेंट पेपर स्पॉट को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने भेजता है, ताकि इलीगल हथियार कौन बेच रहा है इसका पता चल सके। जब वो चेक करते हैं तब उसे पता चलता है कि ओबाडायन स्टेन ने ही ये सब कुछ किया है और उसी ने आयरन मैन को मरवाने की कोशिश की थी ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके। वो ये सारे सबूत जमा करके शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन को दे देती है। दूसरी तरफ ओबाडायन स्टेन को दिखाया जाता है, जिसने अपना आर्मर बना लिया होता है, लेकिन वो टोनी जैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता, इसलिए वो टोनी को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज करके उसका आर्क रिएक्टर ले लेता है।
फिर कुछ देर बाद टोनी किसी तरह अपने पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुंच जाता है और उसे अपनी चेस्ट में लगा देता है। वो आर्क रिएक्टर इतना पावरफुल नहीं था कि वो नए सूट को पावर दे सके, फिर भी टोनी उस सूट को पहन के ओबेरॉय को पकड़ने जाता है। उधर पीपल स्पॉट शील्ड के साथ ओबेरॉय को पकड़ने जाती है, लेकिन ओबेरॉय उन्हीं पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां आयरन मैन आ जाता है, लेकिन उसके पुराने आर्क रिएक्टर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो ओबेरॉय का सामना कर सके, इसलिए वो अपनी कंपनी की छत पर उसे ले जाता है जहां वो बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ था। पीपल स्पॉट की मदद से टोनी उस बड़े से आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करता है, जिससे ओबेरॉय स्टेन मारा जाता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस हादसे के बारे में जानने के लिए। शील्ड के लोग मीडिया के सामने टोनी को झूठ बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन टोनी सबको बता देता है कि वही आयरन मैन है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी के पास आते हैं। निक फ्यूरी उसे बताते हैं कि तुम एकलौते सुपर हीरो नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी कई सारे हैं। वो उसे एवेंजर्स इनिशिएटिव यानी एवेंजर्स की एक टीम बनाने को बोलते हैं और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा।